साई आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स 2024 के, जो कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनके लिए और यूपी पुलिस के लिए, उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए, ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। और लिखा हुआ पहला सवाल, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कहाँ होंगे? चीन में होंगे, रूस में होंगे, दक्षिणी मतलब कोरिया में होंगे, और कह रहा है इंडोनेशिया में होंगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? तो भैया कहाँ होंगे? ऑप्शन जो आपके सामने है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, तो 9वें एशियाई खेल जो होंगे वो चाइना में होंगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल एशियाई शीतकालीन खेल 2025 अगले साल, इनका आयोजन कहाँ होगा बेटा? तो इनका आयोजन होगा चीन में। दूसरा सवाल ये है, इसका स्लोगन क्या रखा गया है? तो पूछ लेंगे कि इसका स्लोगन क्या है। तो बेटा इसका स्लोगन जो नारा है वो नारा लिखा गया है, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। और इसका शुभंकर भी आ चुका है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो शुभंकर है वो भी आ चुका है। तो बेटा इसका शुभंकर बनाया गया दो चीज़ों को, है ना, बिन बिन और नीनी। क्या इनका शुभंकर है? बिन बिन और नीनी। ये बिन बिन और नीनी क्या है? तो एक तो आपको ये याद रखना है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर हैं, और ये वास्तव में क्या हैं? तो ये साइबेरियाई बाघों के शावक हैं। ये वैसे होते क्या हैं? तो ये जो साइबेरियाई बाघ होते हैं ना, बाघ, उनके शावक हैं। शावक का मतलब उनके बच्चे। तो बिन बिन और नीनी को 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बनाया गया है। शुभंकर मालूम कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए और पुलिस के एग्ज़ामों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा अगले सवाल में लिखा गया है, कह रहे हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? कोच्चि में, रामेश्वरम में, नासिक में या मेरठ में? तो इसका सही आंसर आएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। 27वां या 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। सत्ताईसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कब से कब तक हुआ है, इसका उद्घाटन किसने करा था? तो बेटा इसका जो आयोजन हुआ है इसका, वो हुआ बेटा 12 से 16 जनवरी को
12 से 16 जनवरी को 2024 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है बेटा? तो इसका आयोजन हुआ है नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और उस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी, वहाँ गए थे वो, उन्होंने इसी का उद्घाटन करा है। तो इसका उद्घाटन किसने करा था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है। याद रखें, उद्घाटन किया है, सॉरी, याद रखें कहाँ पर यह आयोजित हुआ था? तो नासिक में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है। ये कह रहे हैं कि नोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, मतलब नेम ही लिखा हुआ मिलेगा बेटा। तो नेम का नोवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? काहिरा में, कंपाला में, प्रिटोरिया में या अदिस अबाबा में। ठीक है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो नेम का नोवा शिखर सम्मेलन हुआ है कंपाला में। ठीक है। तो ऐसा आप पढ़ें, इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा। नेम का नोवा शिखर सम्मेलन, नेम का नोवा शिखर सम्मेलन अभी हुआ था 2024 में। कहाँ पर हुआ था? स्थान कंपाला। और कंपाला जो है बेटा वो कैपिटल है, राजधानी है किसकी? युगांडा की। तो एक देश है युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला में 9वें नेम शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत की तरफ से कौन गए थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर। कौन है ये? भारतीय विदेश मंत्री। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, 1961 में नेम को बनाया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वो 1961 का था। 3 लोग खास थे उसमें, नेहरू, नासिर, टीटो। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री उसमें शामिल थे। नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और टीटो, जोसेफ ब्रांच टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, है ना। घाना के राष्ट्रपति भी आए थे। ठीक है, एनक्रूमो। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी थे उसमें शामिल। ठीक है। अब एक सवाल बन जाएगा, उसे आप नोट कर लें। ये तो करंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पुलिस में आ सकता है सवाल, ये एसएससी में आ सकता है। नोवा शिखर सम्मेलन नोट करके लिखना है। नेम का पहला शिखर सम्मेलन, नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था बेटा? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड, और बेलग्रेड जो है भैया वो सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड में इसका आयोजन हुआ था, सर्बिया की राजधानी है। और सर्बिया को हम कहते हैं वाइट सिटी, श्वेत शहर। श्वेत शहर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है चौथा। 16 वर्षों की बातचीत के बाद भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? 16 देशों की बातचीत के बाद भारत का एक देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 16 वर्षों की बातचीत के बाद। मेरे हिसाब से
इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत ने 16 वर्षों के बाद मुक्त व्यापार समझौता करा किस देश के साथ? जापान के, रूस के, फ्रांस के या स्विट्ज़रलैंड के साथ? तो वो करा है स्विस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ में। किसके साथ भैया? स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है अभी 2024 में। मुक्त व्यापार समझौता किया है, इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा क्योंकि 16 साल की बातचीत के बाद हुआ है, 16 वर्षों की बातचीत के बाद हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, किस देश के साथ में किया है? तो स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के साथ में। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो आती बेटा बर्न। स्विट्ज़रलैंड का शहर है जेनेवा। ठीक है, तो जेनेवा भी स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। ठीक, इम्पोर्टेंट सवाल है, याद कर लेना। 16 वर्षों के बाद भारत सरकार ने किस देश के साथ में एक व्यापार समझौता करा है? मुक्त व्यापार समझौता। देखिए इम्पोर्टेंट सवाल, भारतीय सेना की या भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऐसा सवाल पुलिस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है, लक्ष्मी सिंह है, शिवानी राव है या प्रीति रजक? प्रीति रजक है। तो बेटा प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। पुलिस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार जो बनी है उनका नाम है प्रीति रजक। नाम है उनका प्रीति रजक। प्रीति रजक। देखिए मैंने बताया था महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो बनी उनका नाम मैंने कल बताया था रश्मि शुक्ला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी लक्ष्मी सिंह, कल मैंने ये भी बोला था। किसी राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये सवाल भी, ऐसे सवाल पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बाकी बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। जहाँ शब्द पहला लिखा गया समझो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ामों के लिए। तो भारत की पहली, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? बदायूं में, फर्रुखाबाद में, संभल में या इटावा में? कौन सा इनमें से है? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी कहाँ? तो सही आंसर है संभल। सही आंसर है उत्तर प्रदेश का संभल। तो श्री कल्की धाम मंदिर किस शहर में है? तो शहर हो जाएगा संभल। और इसकी आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। और संभल में ही कल्की महोत्सव का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा वो मनाया जाता है संभल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इम्पोर्टेंट है सब ये। सवाल ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने
अपराधियों को पकड़ने के लिए और जांच करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। उसका नाम क्या है? त्रिनेत्र ऐप 2.0, त्रिनेत्र ऐप 1.0, त्रिनेत्र ऐप 3.0 या इनमें से कोई नहीं। तो अब जो लॉन्च करा गया है उसका नाम रखा गया बेटा त्रिनेत्र ऐप, त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये इम्पोर्टेंट है पुलिस वालों, देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्लस जांच को तेज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो त्रिनेत्र 2.0। देखिए यूपी पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? यूपी के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी में कौन है इस समय? उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। ये सवाल भी आ सकता है, चूँकि हम पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के हो सकता है डीजीपी का नाम आपसे पूछ ले, तो उनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, और ऐप का नाम ज़रूर याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, एक लाइन तो याद ही करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये कह रहा है कि जीआई टैग पाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली कृषि उपज कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पहली कृषि उपज जिसको जीआई टैग मिला है, कह रहे हैं रैटोल आम है, टेराकोटा है, सुनहला चावल है, कठिया गेहूँ है। तो ये है बेटा कठिया गेहूँ। क्या है? कठिया गेहूँ। कठिया गेहूँ को जीआई टैग मिला है और इसके बारे में बताया जाता है। देखिए हाँ, जीआई टैग पाने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम कृषि उपज, उत्तर प्रदेश की वो कृषि उपज का नाम बताइए जिसको जीआई टैग मिला है। यूपी के एग्ज़ाम में ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसका नाम है बेटा कठिया गेहूँ। ये जो गेहूँ है कठिया गेहूँ, ये कठिया गेहूँ पाया जाता है, उगता है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के कठिया गेहूँ को जीआई टैग मिला है और ये जो जीआई टैग मिला है बुंदेलखंड के कठिया गेहूँ को, कृषि उपज को, यूपी की किसी पहली कृषि उपज को जीआई टैग मिला है, कठिया गेहूँ। ठीक है, सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य, अगर सवाल ये आता है सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य, कौन सा राज्य ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं? पाने वाला राज्य, सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य है तो वो बेटा हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं तो वो आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं? तो वो आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य हमारा बना है बेटा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में। ये कह रहा है प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, प्रतिंकर दिवाकर बने हैं, मनोज कुमार गुप्ता बने हैं। तो ये बने हैं भैया न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इस समय प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए प्रयागराज उच्च न्यायालय, देखिए जो प्रयागराज उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का, इससे संबंधित दो एक बात आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इसलिए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? प्रयागराज को। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था? 1866 में। जब 1866 में बना था तो ये 1866 में इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। 3 साल बाद 1869 में ये आ गया था प्रयागराज में। तो प्रयागराज में आया है 1869 में, 1866 में ये बना था आगरा में। ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पहला आगरा में था, उसके बाद आया था इलाहाबाद में। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कहाँ हैं, मतलब सॉरी कौन है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। और इनका नंबर बताया जाता है 51वें है, 51वें है ये, 51वें। अच्छा बताओ कमेंट करके मुझे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा तो वो कमेंट करके बताएं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। कह रहे हैं भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ बना है? भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ बना है? तो गुजरात में। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता पेपर में, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, केबल ब्रिज को कहते हैं तार ब्रिज। सबसे लंबा केबल ब्रिज है भारत में ये। और इस केबल ब्रिज का नाम क्या है? ठीक है। तो इस केबल ब्रिज को नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। किस राज्य में बेटा? तो राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में बना है। कितने मीटर लंबा है या किस स्थान पर है ये? तो ये बना है द्वारिका, मतलब ओखा से बेट द्वारका तक, तो द्वारिका में है। और इसकी बेटा लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 2.32 किलोमीटर। लंबाई तुमसे नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है या तो किस राज्य में ये बताओ, तो गुजरात में, या पूछेंगे आपसे कि बताओ उसका नाम क्या है। तो सुदर्शन सेतु कहाँ है? तो सुदर्शन सेतु कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।